हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फॉर टू लेट। शुरू करते हैं। आरुषि को खोने का डर। राघव की हवेली के गार्डन में कायू ने 2 बार भौंककर गेंद मांगी, पर फिर भी उसके करीब आने से हिचकिचाया। शीतल झुककर गेंद उठाती है। उसकी गर्दन हल्की सी एक ओर झुकती है और उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमक उठती है। उसकी उंगलियां गेंद को कसकर पकड़ लेती हैं और होठों पर एक तिरछी मुस्कान उभरती है। धीमे स्वर में वह कायू से फुसफुसाए, लगता है तुम मुझे पहचान गया है छोटे पिल्ले। कायू हल्की गुर्राहट करता है और पीछे हट जाता है। वही अचानक से शीतल के मन में एक विचार कौंध गया और उसके होठों पर एक ठंडी हंसी छा गई। और फिर लगभग 2 मिनट बाद किसी की चीख पूरे विला में गूंज उठी। उधर मनाली के बीचों बीच स्थित यूनियन क्लिनिक में आरुषि गुप्ता पिछले कुछ दिनों से जैसे खुद को खो चुकी थी। मित्तल विला से लौटने के बाद से वह पूरी तरह से अपने काम में डूब गई थी। कुछ दिन पहले ही उसने 2 गंभीर रोगियों का सफल उपचार किया था और तब से अधिकतर समय औषधि संग्रहशाला में बिताती थी। यूनियन क्लिनिक के 8 वरिष्ठ वैद्य उसकी उपस्थिति से जैसे निश्चिंत हो चुके थे। जब भी आरुषि वहां होती, वे रोगियों को पूरे आत्मविश्वास से देखते, क्योंकि कठिन से कठिन स्थिति में भी आरुषि किसी चमत्कार की तरह हल निकाल देती थी। हामनी मेडिकल सेंटर जलकर राख हो जाने के बाद से मरीजों की बाढ़ सी आ गई थी। प्रतिस्पर्धा की उस बदकिस्मती ने यूनियन क्लिनिक की किस्मत चमका दी थी। भीतर हलचल और भाग दौड़ का माहौल था, तभी बाहर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी को पहचानना मुश्किल न था, विशेष नंबर प्लेट और लिमिटेड एडिशन मॉडल जिसने भी देखा ठिठक गया। 8 वैद्य लगभग एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरे राघव कपूर। उसकी तेज नजरें कमरे में फैल गईं। आरुषि कहीं दिखाई न दी। एक वैद्य ने हिम्मत कर धीरे से पूछा, सर, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? राघव ने उसकी बात अधूरी ही काट दी। आवाज में आदेश और ठंडक दोनों थे। मैं आरुषि से मिलने आया हूँ। वो इस वक्त कहाँ है? क्लिनिक में सन्नाटा फैल गया। उस आदमी का आभामंडल इतना प्रबल था कि सबके दिल में एक अनकहा भय समा गया। उसकी आंखों की धार मानो किसी को भी चीर कर रख दे। इसी बीच किसी ने सोचा, क्या ये मुसीबत लेकर आया है? धीरे धीरे वैद्य आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को आरुषि को पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी ड्रग स्टोर रूम का दरवाजा खुला। हाथ में सूची और कलम लिए आरुषि बाहर निकली। उसकी नजर कागज पर थी और चलते चलते उसने कहा, किरण, ये लिस्ट के सारे सामान तुरंत बाजार से लेकर आओ, मुझे ये औषधियां तुरंत चाहिए। जवाब न मिलने पर उसने सिर उठाया और उसी क्षण जैसे समय थम गया। उसके सामने खड़ा था राघव कपूर। उसकी सांस अटक गई। वह यहाँ, लेकिन उसने तो कहा था वह 2 महीने तक दिल्ली से नहीं लौटेगा। अभी तो उसके गए हुए 15 दिन भी नहीं हुए। आरुषि पूरी तरह समझ पाती, उससे पहले ही राघव तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। बिना एक शब्द कहे उसने उसका हाथ पकड़ा और ड्रग रूम के भीतर खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाहर खड़े सबकी उत्सुक नजरें वहीं थम गईं। अंदर मंद रोशनी में राघव का लंबा और प्रभावशाली शरीर उसके सामने था। वह उसकी ओर और निकट आया, इतना कि उसका साया आरुषि को ढक गया। आरुषि कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसके होंठों पर राघव के होंठ उतर आए। उसकी इस हरकत से वह चौंक उठी। यह क्या? ये चुंबन अचानक था, पर इसमें एक ऐसी तीव्रता थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। यह महज एक जुनूनी आवेग नहीं था, यह एक ऐसा अधिकार जताता हुआ चुंबन था जो प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। उसकी सांसें जैसे थम गईं। राघव के होंठ उसके होंठों पर इस तरह चल रहे थे मानो हर धड़कन पर दावा ठोक रहे हों। अब आरुषि की आंखें फैल गईं, उसकी उंगलियां कांप उठीं। ये वह क्षण था जिसकी उसने कभी कल्पना तक न की थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तकें गूंज उठीं। क्लिनिक के वरिष्ठ वैद्य घबराकर इधर उधर देखने लगे। बाहर खड़ी किरण, जो आरुषि की सहायक थी, पूरी ताकत से चिल्लाए, आरुषि दीदी, आप ठीक हैं ना? बस हिम्मत रखिए, हम अभी दरवाजा तोड़कर आपको बचाते हैं। किरण की बात सुन आरुषि का चेहरा शर्म से तपने लगा। ये सोचकर ही कि अगर ये सब भीतर घुस आए तो वह तो धरती में समा जाना चाहेगी। घबराहट में उसने तुरंत राघव के होठों को जोर से काट लिया। वह क्षणभर के लिए चौंक गया और उसकी पकड़ ढीली हुई। आरुषि ने सांसें खींचते हुए दरवाजे की ओर आवाज लगाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ही इज माई फ्रेंड। आप सब अपने काम पर लौट जाए। आरुषि की बात सुन बाहर की हलचल थमी। दस्तकें बंद हो गईं और धीरे धीरे सबके कदमों की आहट भी दूर चली गई। आरुषि ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसने अपने कंधे पर एक हल्की मगर चुभने वाली काट महसूस की।
वह चौंकी भी नहीं थी कि उसकी कमर पर कसकर एक मजबूत बांह लिपट गई और उसे फिर से राघव की ओर खींच लिया। उसकी गहरी खरखरी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। आवाज में मनोरंजन था, मगर भीतर छिपा एक खतरनाक इशारा भी साफ महसूस हो रहा था। फ्रेंड, उसने धीमे स्वर में कहा, मानो हर अक्षर को जानबूझकर खींच रहा हो। राघव की गर्म सांसें उसके कान से छूती और आरुषि का पूरा शरीर अनजाने में कांप उठा। उसके स्वर में जो शरारत भरी थी, उसमें कहीं न कहीं एक ऐसा आकर्षण था जिससे बच पाना असंभव था। ड्रग स्टोर रूम अंधेरे में डूबी थी। बस दरवाजे की झिर्रियों से आती हल्की रोशनी से ही कुछ कुछ दिखाई देता था। फिर भी आरुषि महसूस कर रही थी कि राघव की निगाहें जलती हुई मशाल की तरह उसी पर जमी हुई हैं। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाती हुई बोली, या तो दोस्त होंगे या फिर कुछ भी नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। उसकी बात पर राघव हंस पड़ा, मगर उस हंसी में खतरनाक ठंडक थी। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अजीब बात है, वह फुसफुसाया, आवाज इतनी धीमी कि भीतर तक उतर जाए। पिछली बार जब तुम मुझसे विनती कर रही थी तब तो दोस्त होने की बात जरा भी नहीं की थी। उसके स्वर में छुपी कामुक चुभन ने आरुषि को भीतर तक हिला दिया। उसका मन पल भर में उसी रात लौट गया, वह रात जब आशीष ने उसे नशे की हालत में फंसा दिया था। उसकी हालत दयनीय थी। होश खोते खोते जब वह बिखर रही थी, तभी राघव आया था और उसे मनोज लालवानी के घर से बाहर निकाला था। उस रात उसके सारे बचाव ढह गए थे, और जो हुआ मानो होना ही तय था। उस स्मृति से अपराध बोध की एक लहर उसके मन में उठी, क्योंकि उसकी अपनी जरूरत पूरी होते ही वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई थी। पर उसने तुरंत सोचा, नहीं, अभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं तुम्हें इसका मुआवजा दे सकती हूँ। अचानक उसके मुंह से निकल गया। उसकी इस बात पर राघव का चेहरा और गंभीर हो गया। उसकी जबड़े की नसें उभर आईं, मानो वह तय नहीं कर पा रहा हो कि हंसे या उसका गला दबा दे। आरुषि ने उसकी आंखों में तनाव महसूस किया और तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई, देखो, हम यह मुद्दा पहले भी सुलझा चुके हैं। वह रात कोई बड़ी घटना नहीं थी। उस वक्त हम दोनों एडल्ट थे और जो हुआ वह बस परस्पर सहमति से हुआ। बस एक पल का आकर्षण था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात राघव को सीधा भीतर तक लगी। उसकी भवें सिकुड़ गईं। वह और निकट झुकाया, उसकी निगाहें मानो उसकी आत्मा तक को पढ़ लेना चाहती थीं। आरुषि ने भीतर ही भीतर एक गहरी सांस ली। उसे पता था उसके शब्द शायद बहुत बेरहम लगे, लेकिन वह झुठला भी नहीं सकती थी। राघव का चेहरा, उसकी चुंबकीय उपस्थिति और उसकी जिद्दी गहराई, ये सब किसी भी स्त्री का दिल डगमगा सकता था। उसके बावजूद आरुषि ने खुद को संभालते हुए चेहरे पर ठंडापन बनाए रखा, मगर उसके दिल की धड़कनें बहुत कुछ कह रही थीं। फिर अचानक उसने अपनी आंखें नीचे झुका लीं। वह जानती थी कि उसका दिल पल भर के लिए डगमगा सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह राघव पर पूरी तरह भरोसा कर सकती है। भरोसा करना तो दूर, उस पर निर्भर होना तो और भी असंभव था। उस वक्त मनीषा के ताने बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, और सच कहें तो कहीं न कहीं उन तानों में सच्चाई छिपी थी। तुम एक निर्दयी लड़की हो, तुम्हारे दिल में कोई करुणा नहीं। हाँ, और ये सच भी था, क्योंकि वह हमेशा नफा नुकसान तौलती रही, हमेशा चौकन्नी और संशय से भरी रहती थी। लोगों की सच्चाई पर यकीन करना उसे कभी नहीं आया। वह सचमुच एक जिद्दी पत्थर की तरह थी, न गर्म हो सकने वाला और न टूट सकने वाला। और फिर राघव कपूर, उसके बारे में वह कितना ही जानती थी? सिर्फ वही जो अफवाहों में सुना था। राघव कपूर एक रहस्य था, खतरे और आकर्षण में लिपटा हुआ एक ऐसा शख्स जो उसकी पहुंच से काफी दूर था। आरुषि को पूरा यकीन था कि उसका मनाली आना कोई संयोग नहीं था। उसके पास कोई ठोस कारण था, और उसमें आरुषि शायद एक छोटा सा संयोग, या फिर बस एक बाधा। तभी उसने संकोच के साथ पूछा, मिस्टर कपूर, आप जरूर किसी जरूरी काम से मनाली आए होंगे। क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं? राघव की गहरी पैनी निगाहें उस पर टिकीं। उसके संयत चेहरे के पीछे मानो तूफान उमड़ रहा था, और फिर अप्रत्याशित रूप से वह क्रोधित दिखाई दिया। उसे गुस्से में देख आरुषि चौंक गई। क्यों? क्या वाकई उसका यहाँ आने का कारण कोई गुप्त योजना नहीं थी, बल्कि वह थी? नहीं, उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। वह खुद को इतना महत्व देने की भूल नहीं कर सकती थी। तभी राघव की नीची भारी आवाज उस सन्नाटे को चीर गई, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। आरुषि ठिठक गई। उसके शब्दों ने उसके दिल की धड़कन रोक दी। तो क्या राघव सब कुछ छोड़कर दिल्ली से मनाली भागा आया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वह खतरे में है?
क्योंकि 7 दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं था। उसे अचानक मनोज लालवानी की कही हुई बात याद आई। उसने बताया था कि उस दौरान राघव ने उसे खोजने के लिए न जाने कितने साधन और आदमी लगा दिए थे। आरुषि ने अपने होंठ दबाए और हल्की सी मुस्कान जबरन खींची। लगता है अपने ना जाने में हूँ मुझ पर एक और एहसान कर दिया। उसका स्वर विनम्र था मगर उसमें दूरी भी थी। उसकी बात पर राघव का चेहरा और कड़ा हो गया। उसकी आंखों में झुंझलाहट की लपटें थीं। उसने एक कड़वी हंसी हंसी, हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। मेरे मनाली आने के पीछे वाकई छुपे हुए मकसद हैं। ओह, आरुषि ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए, लेकिन उसकी यह राहत राघव के लिए आग पर घी का काम कर गई। उसे लगा जैसे वह उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाने से बच रही हो। मानो उसकी मौजूदगी ही उसके लिए बोझ थी जिससे वह छुटकारा चाहती हो। क्या वह इतना असहनीय था? कमरे में भारी खामोशी छा गई। राघव का जबडर और कस गया। उसकी बाह अब भी आरुषि की कमर पर थी और अनजाने में उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। वह उसे बांध कर रखना चाहता था, उसे खोने से डर रहा था। लेकिन तभी उसकी निगाह आरुषि की शांत बेपरवाह आंखों से टकराए। कुछ पल के लिए सब थम गया, और उस पल में राघव के भीतर कुछ बदल गया। उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ दी और एक कदम पीछे हट गया। आरुषि गुप्ता ने एक क्षण के लिए उस व्यक्ति की झलक देखी जिसे उसने पहली बार मनाली में देखा था, वही राघव कपूर, जिसकी ठंडी, दूरस्थ और अप्रवेशनीय आभा ने उसके चारों ओर दीवार खड़ी कर दी थी। वही असंवेदनशीलता, वही उदासीनता, मानो फिर से लौट आई थी और उनके बीच का हर पुल तोड़ चुकी थी। जिसके बाद राघव बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। जब वह आया था तो उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने क्लिनिक की भीड़ को ऐसे चीर दिया था मानो रास्ता खुद ब खुद खुल गया हो। उसकी पैनी निगाहें तुरंत आरुषि पर जा ठहरी थीं और उसके कदम दृढ़ और अडिग। उस पल उसकी आंखों में एक मुलायम सी गर्माहट भी झलक उठी थी जिसने उसके ठंडे चेहरे को क्षण भर के लिए इंसानी रूप दिया था। पर जाते हुए वही गर्माहट बर्फ बन चुकी थी। उसके हर कदम में एक भारीपन, एक अनजाना तूफान था जिसने पूरे हॉल का वातावरण जमा दिया। वरिष्ठ वैद्य और सहायक जो अभी तक अपने कामों में व्यस्त थे, सहम कर थम गए। उनके सीने पर अनकहा बोझ उतर आया, मानो राघव की परछाई ने ही उनकी सांसें रोक दी हों। कुछ ही देर बाद आरुषि जड़ी बूटियों के कमरे से बाहर निकली। उसका चेहरा शांत और सधा हुआ था, मानो भीतर कुछ हुआ ही न हो। उसने दरवाजे पर अब भी खड़ी किरण को देखा और भौहें उठाईं। क्या तुम्हें अपना बोनस छोड़ने का इरादा है? जाओ, जल्दी से जड़ी बूटियां खरीद कर आओ। ओह, हाँ हाँ, मैं अभी गई। किरण ने सूची पकड़ ली और ऐसे बाहर भागी जैसे आग पीछे लगी हो। यूनियन क्लिनिक इन दिनों तेजी से उभर रहा था। आरुषि की देखरेख में काम करने वाले हर व्यक्ति को अच्छा वेतन और बोनस मिलता था। यही वजह थी कि कोई भी अपनी गलती से उसे खोना नहीं चाहता था। आठों वरिष्ठ वैद्य अपने अपने कागजों में आंखें गड़ाए रहे। उनकी जिज्ञासा उबल रही थी, ये रहस्यमय व्यक्ति कौन था और आरुषि से उसका क्या संबंध था। लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि पूछने की जुर्रत करे। आरुषि फिर से अपने काम में डूब गई। उधर जैसे ही राघव अपनी हवेली पहुंचा, वहां की हालत देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। इधर अगले 2 दिन बिना किसी विशेष घटना के निकल गए। उसने वादे के अनुसार एक सुगंधित पोटली तैयार की, चमेली और सुगंधराज की हल्की खुशबू वाली, जो मन को शांत कर देती थी। उसने सामग्री बड़ी सावधानी से चुनी थी ताकि यह बच्चों के लिए भी सुरक्षित रहे। चाहे उसे तकिए के पास रखा जाए या जेब में रखा जाए, पोटली हर तरह से लाभकारी थी। जब सब तैयार हो गया, आरुषि ने मनोज लालवानी को संदेश भेजा कि आकर पोटली ले जाए। मनोज कुछ ही देर में क्लिनिक पहुंचा। जैसे ही वह भीतर आया, आरुषि स्टोर रूम से बाहर निकल रही थी। उसने उसे 2 पोटलियां थमाईं। मनोज ने उत्सुकता से एक को सूंघा और भौहें चढ़ाईं। ये सुगंधराज और चमेली है। आरुषि ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। हाँ, पहले सानवी को सूंघने देना। अगर उसे पसंद आए तो अपने पास रख सकती है। इससे नींद बेहतर आएगी। शुक्रिया। मनोज के चेहरे पर सच्ची चौड़ी मुस्कान थी। उसने पोटलियों को ऐसे जेब में रखा मानो कोई अनमोल खजाना हो। आरुषि ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह जा सकता है, पर मनोज वहीं खड़ा रहा जैसे कुछ कहने में झिझक रहा हो। आरुषि ने भौहें उठाईं। क्या हुआ, कुछ कहना है? मनोज थोड़ा झिझकते हुए अपनी बात बोला। वो, दरअसल राघव। मनोज की बात सुनते ही आरुषि पूरी तरह ठिठक गई। उसका शरीर जैसे जम गया। आखिर क्या बोला मनोज ने आरुषि को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 17 असैसिन आरुषि के पीछे। गला साफ करते हुए मनोज ने अपनी नाक खुजलाई। हम
क्या तुम्हारा और राघव का झगड़ा हुआ है? दरअसल कल मैं उससे मिलने गया था और उसने मेरे मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आरुषि चौंकी, फिर हल्का सा हंस पड़ी। नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। उसके लिए वह किसी झगड़े जैसा नहीं था। बस एक गलतफहमी दूर करनी थी। वह इस पर और समय गंवाने वाली नहीं थी। उसकी जिंदगी में और भी काम थे। उसने किरण की ओर मुड़कर कहा, उसे बाहर छोड़ आओ। पर आरुषि गुप्ता ने ये कभी नहीं सोचा था कि मनोज लालवानी इतना जिद्दी भी हो सकता है। बाहरी तौर पर वह हमेशा एक शालीन, सुसंस्कृत और बेहद विनम्र व्यक्ति लगता था, एक ऐसा इंसान जो हर समय सजग और संयमित रहता हो। मगर उसके भीतर छिपा हुआ दुस्साहस अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। जब किरण ने उसे शिष्टता से बाहर जाने का इशारा किया, तो उसने सहज हंसी के साथ उस आग्रह को टाल दिया और सीधे आरुषि के पीछे पीछे जड़ी बूटी वाले कमरे तक चला आया। किरण असहज होकर दरवाजे पर खड़ी रह गई। वह सोच रही थी कि क्या उसे बीच बचाव करना चाहिए, पर अंततः चुप रह गई। आखिर वह मनोज था, कोई अजनबी उपद्रवी नहीं। फिर भी उसने अपनी नजरें सतर्क रखीं। वहीं आरुषि ने उसकी परवाह किए बिना सामने रखे रंग बिरंगे चूर्ण पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे में एक अनोखी, औषधीय गंध फैली हुई थी, जो बाहर की हवा से बिल्कुल भिन्न थी। ये क्या है? मनोज ने उत्सुकता से झुककर पूछा। सामने रखे लाल, पीले, नीले और हरे पाउडर को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि उसके मुंह से निकल पड़ा, सुगंध अजीब है। अगर मैं जहर? आरुषि ने बिना ऊपर देखे हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सारे पाउडर घातक हैं। जरा सा छू लिया तो बस शरीर से जान खत्म। आरुषि की बात पर मनोज का हाथ बीच हवा में ही जम गया। उसके चेहरे पर हल्की जिज्ञासा से लेकर घबराहट तक सब साफ झलक गया। मानो उसने अभी अभी सुना हो कि यह चूर्ण धमाका कर सकता है। उसने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया और सहज ही 2 कदम पीछे हट गया। क्या ये सच में मुमकिन है? तुम यहाँ ऐसे जहर तैयार कर रही हो जैसे कोई आम काम हो। आरुषि ने अंततः नजरें उठाईं और होठों पर धीमी मुस्कान बिखेर दी। तुमने ही तो पहली बार मिलने पर मुझे सख्त लड़की कहा था। बस उसी छवि पर खरी उतर रही हूँ। मनोज के मन में उनकी पहली भेंट ताज़ा हो उठी। वह दृश्य जब आरुषि अकेली और निहत्थी होकर भी कुछ गुंडों से भिड़ गई थी, मानो यह उसके लिए कोई मामूली बात हो। तब वह उसकी हिम्मत पर मोहित हो गया था। मगर अब उसे यकीन नहीं था कि वह उसकी इस नई सच्चाई को पचा पाएगा। अचानक उसने गंभीर दिखने की कोशिश की और गला साफ किया। ठीक है, लेकिन क्या तुम इस वजह से नाराज हो क्योंकि वो औरत राघव के आसपास घूम रही है? मनोज की बात पर आरुषि का हाथ चूर्ण के ऊपर ठिठक गया। उसकी उंगलियां हवा में स्थिर हो गईं। फिर उसने मन ही मन सोचा, तो राघव के साथ कोई युवती है, तो यही वजह है। बहुत कुछ समझ आ रहा है। पर उसने अपने मन की बात जाहिर न की। उल्टे वह मनोज की ओर देखते हुए बोली, मिस्टर लालवानी, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? राघव कपूर असल में मनाली में क्या ढूंढ रहा है? और प्लीज ये मत कहिएगा कि यह सब गुप्ता परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे अब भी वे 2 आधी रातें याद थीं जब राघव गुप्ता हवेली आया था। और फिर यहाँ मनाली में शिवांश नाम से रहना। ये सब कुछ साधारण नहीं हो सकता था। आरुषि फालतू जिज्ञासु नहीं थी, मगर अगर बात गुप्ता परिवार से जुड़ी हो तो वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। राघव और उसके बीच जो अनकहा तनाव था, क्या वह इत्तेफाक था या जानबूझकर बुना गया जाल? मनोज का चेहरा बदल गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी आवाज धीमी और बोझिल थी। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मनोज लालवानी के चेहरे पर अचानक पछतावे की छाया उतर आई। उसने मन ही मन खुद को कोसा, मुझसे यह बात निकली ही क्यों? अगर चुप रहता तो सिरदर्द नहीं पालना पड़ता। अब तो खुद ही फंस गया हूं। वह अपने मन में गालियां देता रहा, मानो खुद को थप्पड़ मार लेना चाहता हो। बेहतर होता कि वह चुपचाप लौट जाता, बजाय इसके कि आरुषि गुप्ता के सामने उलझ जाए और खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ले। अगर तुम्हें सच में जानना है तो सीधे राघव कपूर से पूछ लेना। मुझे अब जाना है। और हाँ, सानवी के लिए बनाया हुआ वो शांतिदायक सुगंध पोटली, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं खुद ही निकल जाता हूँ। अभी कुछ देर पहले तक जो आदमी ढीठपन से इधर उधर घूम रहा था, वही अब ऐसे भागा जैसे उसकी जान पर बनाई हो। और उसकी इस हरकत को देख आरुषि के होठों पर हल्की हंसी तैर गई। उस व्यवधान के हटते ही उसने फिर से अपना ध्यान सामने रखे चूर्णों पर केंद्रित किया। मगर मनोज की कही बात, राघव के पास वो औरत, उसके मन के भीतर एक अजीब सी कसक छोड़ गई। उसे याद आया, जब उसने राघव को फोन किया था, तब एक कोमल स्त्री स्वर ने उत्तर दिया था,
वही युवती होगी। निश्चित ही उनका रिश्ता साधारण नहीं था। फिर आरुषि ने भीतर उठी उस हल्की असहजता को दबा दिया और पूरी तन्मयता से सामने रखे जहर के मिश्रण में लग गई। दरवाजे पर अब भी किरण खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वह कांपते स्वर में पूछ बैठी, माँ, मिस गुप्ता। आरुषि ने बिना ऊपर देखे डांट दिया, जबान सीधी रखो, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ। मिस गुप्ता, किरण ने कांपते हुए दोबारा कहा, क्या ये सचमुच जहर है, ऐसा जो छूते ही मार दे? आरुषि का चेहरा पलभर में गंभीर हो गया। अब उसमें मजाक की कोई छाया नहीं थी। हाँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। किरण ने तेज सांस खींची और घबराए आवाज में बोली, मिस गुप्ता, आप शांत हो जाए। जल्दबाजी इंसान को शैतान बना देती है। आरुषि ने उसे खींच भरी नजर से देखा। काम पर लगो, बेकार खड़े मत रहो। काफी समझाने के बाद वह किरण को बाहर भेज पाए। अब वह पूरी तरह अपने काम में डूब गई। उसने सावधानी से मिश्रण पूरा किया और उन जहरीले चूर्णों को अपने खास बनाए छोटे कैप्सूलों में भर दिया। हर कैप्सूल गोल मार्बल जितना था और आसानी से साथ रखा जा सकता था। उसकी योजना साफ थी, अगर कभी संकट आ खड़ा हुआ तो बस एक कैप्सूल मरोड़कर फेंकना होगा। उसमें भरा पाउडर हवा में घुलते ही अपना असर दिखा देगा। दुर्भाग्य से इस बार सामग्री कम थी। वह केवल 7 कैप्सूल ही तैयार कर सकी। मतलब उसके पास 7 मौके होंगे, 7 बार वार करने की क्षमता। महेंद्र मित्तल के आदमियों द्वारा किए गए अपहरण ने उसकी सोच बदल दी थी। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पद्धति बहुत नर्म थी। अब तक वह ऐसे मिश्रण बनाती थी जो अस्थायी असर डालते, कुछ क्षणों का लकवा या असहनीय पीड़ा, पर स्थायी हानि नहीं। ये तरीका विरोधियों को गिराने भर के लिए पर्याप्त था, पर उन्हें जल्दी संभलने का भी मौका देता था। अगर एक साथ कई दुश्मन सामने आ जाएं, तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। और वह घटना इसका जीता जागता प्रमाण थी। इसलिए इस बार उसने अपने नियम बदल दिए। अब कोई दया नहीं, अब या तो उसकी मौत या फिर अपनी मौत। इसी कारण 7 कैप्सूल घातक विष से भरे हुए थे। इन जहर का बस एक कण काफी था और शरीर से रक्त आंखों, कानों, नाक और मुंह से रिसने लगेगा। इन कैप्सूल को देख आज पहली बार उसके भीतर सुरक्षा का एहसास जागा। लंबे समय से महसूस की गई असहायता अब धीरे धीरे आत्मबल में बदल रही थी। आरुषि गुप्ता ने संतोष की सांस ली। उसने अपने हाथों की धूल झाड़ी और बड़े जतन से मेज पर फैली हर चीज को साफ किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि जहर का एक भी कण वहां बाकी न रहे। जब सब साफ हो गया तभी वह स्टोर रूम से बाहर निकली। बाहर क्लिनिक अपने सामान्य लय में चल रहा था। 8 कनिष्ठ चिकित्सक रोगियों को देख रहे थे और किरण तथा कुछ सहायक इधर उधर दौड़भाग में व्यस्त थे। आरुषि ने उनसे कुछ संक्षिप्त बातें की और फिर बाहर निकल पड़ी। आज उसकी एक पुरानी योजना थी, चांदनी ओझा के साथ रात का खाना। हफ्तों पहले जब वह राजस्थान से लौटकर मनाली आई थी, तभी उन्होंने साथ में मोमोज खाने का वादा किया था। काम के बोझ ने अब तक उस योजना को टाल दिया था, पर आज वे मिलने वाले थे। जैसे ही वह क्लिनिक से बाहर निकली, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो चांदनी का मैसेज था, जिसमें एक रेस्तरां का पता था। कहा था कि वहां का मोमोज पूरे शहर में सबसे असली स्वाद देता है। इतनी प्रसिद्ध जगह थी कि बुकिंग 3 दिन पहले करनी पड़ी थी। आरुषि हल्के से मुस्कुराई, एक टैक्सी रोकी और बैठ गई। लेकिन बैठते ही उसके मन में हल्की सिहरन दौड़ गई, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे झांका, मगर सब सामान्य दिखा। वह जानती थी यह जरूर महेंद्र मित्तल के लोग होंगे। वे 4 आदमी पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। वो लोग दावा करते थे कि उसकी सुरक्षा के लिए है, मगर अपनी मौजूदगी हमेशा छिपाकर रखते और केवल आपात में सामने आते। आरुषि ने उस असहजता को झटक दिया और टैक्सी में टिककर बैठ गई। कुछ ही देर में टैक्सी रेस्तरां के सामने आकर रुक गई। दरवाजे से बाहर आते ही उसे तेज सुगंध ने घेर लिया। मसालों की गर्म और समृद्ध खुशबू पूरे मार्ग में फैली हुई थी। 3 मंजिला वह रेस्तरां खचाखच भरा था। भीतर से आती हंसी ठिठोली और बर्तनों की खनक बाहर तक सुनाई दे रही थी। दूसरी मंजिल की खिड़की से चांदनी ओझा ने उसे देखते ही हाथ हिलाया। यहाँ, जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ, आरुषि ने जवाब दिया और भीतर कदम रखा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ, मानो कोई नजरें गड़ाए देख रहा हो। उसने भौहें सिकोड़ी, पर इस बार पलटी नहीं। ऐसे बर्ताव किया मानो उसे कुछ महसूस ही न हुआ हो। वह सहजता से ऊपर पहुंची और जाकर चांदनी के सामने बैठ गई। चांदनी पहले से ही भूखी थी। आरुषि के बैठते ही उसने उत्साहित होकर मेन्यू उसकी ओर खिसका दिया। मैंने तो अपने पसंदीदा खाना पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं। अब तुम्हारी बारी है। खुलकर मंगाओ और हिचकिचाना मत।
दोनों की नज़दीकी अब तक इतनी बढ़ चुकी थी कि आरुषि ने बिना झिझक मेन्यू देखा और सीधे ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में वेटर ने मेन्यू उठाया और दोनों के गिलास भर दिए। फिर मेज पर धुआं उड़ाता सुगंधित मोमोज और उसके साथ और भी डिश आ गईं। आरुषि ने चम्मच उठाया, पर उसकी नजरें बार बार खिड़की की ओर फिसल जाती। चांदनी भोजन में मग्न थी, उसे कुछ दिखा ही नहीं। वाह वाह, यहाँ का स्वाद तो एकदम कमाल है, चांदनी ने मुंह में कौर डालते हुए कहा। उसकी जुबान तीखेपन से लाल हो रही थी। उसने सांस फूंककर मुंह ठंडा किया और झट से पानी का गिलास खाली कर दिया। फिर उसने देखा कि आरुषि ने खिड़की बंद कर दी है। ये क्यों बंद कर दी? यहाँ तो पहले से ही गर्मी है। मक्खियों से बचाने के लिए, आरुषि ने सहज स्वर में उत्तर दिया। और ये बात वाजिब थी, जिस कारण चांदनी ने और कुछ नहीं सोचा। दोनों ने मिलकर मोमोज ऐसा चट किया कि बर्तन तक साफ हो गए। बिल चांदनी ने अदा किया। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, आरुषि ने उसे रोका। उसने अपनी जेब से 2 छोटी गोलियां निकाली और चांदनी की हथेली पर रख दी। चांदनी ने कौतूहल से पूछा, ये क्या है? आरुषि का चेहरा गंभीर हो गया। ये आपात स्थिति के लिए है। अगर कभी खतरे में पड़ो तो इनका इस्तेमाल करना, मगर सावधान रहना, इनमें जहर भरा है। बिना मजबूरी के इसे मत छूना। चांदनी की आंखें विस्मय से फैल गईं। तुम तो कमाल हो आरुषि, तुम शहर जैसी चीजें भी बना लेती हो। आरुषि ने हल्की मुस्कान दी, पर कोई उत्तर नहीं दिया। रेस्तरां से बाहर निकलते ही उसने सहज भाव से कहा, मुझे अभी एक और काम निपटाना है, तुम सीधा घर चली जाओ। चांदनी ने सिर हिलाया और दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ गईं। चांदनी ओझा ने सहजता से हामी तो भर दी, लेकिन जैसे ही उसने टैक्सी का दरवाजा खोला, एक क्षण के लिए ठिठक गई। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं और उसने आरुषि गुप्ता की ओर देखा। 1 मिनट, तुमने मुझे ये जहरीली गोलियां दी और अब कह रही हो अकेली घर चली जाऊं? कहीं तुम मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रही? उसकी बात पर आरुषि हंस पड़ी। चेहरे पर झुंझलाहट और अपनापन दोनों झलक रहे थे। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस क्लिनिक लौट रही हूं, एक देर रात का अपॉइंटमेंट है। चाहो तो मेरे साथ चलो और मरीजों को देखते रहो। सुइयों का ख्याल आते ही चांदनी का चेहरा सफेद पड़ गया, जिस कारण उसने तुरंत ना में सिर हिला दिया। ना बाबा, मुझे तो इंजेक्शन देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल ही सही, ध्यान रखना। चांदनी की टैक्सी धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गई। आरुषि के चेहरे की मुस्कान उसी क्षण गायब हो गई। वह एहसास किसी की नजरें उसके ऊपर टिके होने का अभी भी था, बल्कि अब और गहरा। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये महेंद्र मित्तल के लोग नहीं हो सकते। उनकी निगरानी इतनी तेज और पैनी नहीं थी। यहाँ कुछ और था। यहाँ संख्या भी कहीं ज्यादा थी। सिर्फ 4 लोग नहीं, बल्कि उससे कई गुना। आरुषि ने वहीं ठहरकर अपने चारों ओर एक बार नजर दौड़ाई। उसके मन में आशंका थी कि शायद कुछ लोग चांदनी का पीछा कर रहे हों। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पाया कि निगाहें अब भी उसी पर टिकी थीं। राहत की सांस लेते हुए उसने मन ही मन कहा, कम से कम चांदनी सुरक्षित है। उसने लंबी सांस ली और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए क्लिनिक की दिशा में चल पड़ी। उसके कदम धीमे और सहज थे, जैसे भोजन के बाद टहलने निकली हो। पर छायाओं में एक अलग ही नाटक खेला जा रहा था। 17 हत्यारों की एक टोली उसकी हर हरकत पर नजर रखे थी। तभी एक स्वर गूंजा, हमले के लिए तैयार रहो। और फिर सब लोग जैसे एक ही पल में तैयार हो गए। एक साथ आरुषि की तरफ कूद पड़े। योजक चिन्ह, क्या ये लोग अपने काम में सफल हो पाएंगे? क्या राघव और आरुषि के बीच दरार आएगी? क्या राघव उस इंसान तक पहुंच पाएगा जिसने उसके भाई को मारा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आरुषि, मौत की देवी और 17 लाशें। उधर आरुषि चांदनी को भेजने के बाद आराम से एक गली में चल रही थी, जिसे देख उन किलर्स का सरगना यानी कि मुखिया धीमी मगर कठोर आवाज में बोला, हमारे कस्टमर का आदेश साफ है, काम जल्दी होना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं। इसलिए मौका मिलते ही तेजी से वार करना है और तुरंत निकल जाना है। समझ गया। बाकी सबकी आवाज एक साथ गूंजी। उनमें से एक ने तिरस्कार से कहा, 17 लोग सिर्फ एक लड़की के पीछे, क्या जरूरत से ज्यादा नहीं है? ये तो मजाक है। सरगना की आंखें चमक उठीं। चुप रहो, भूलो मत, हमें पैसे मिलते हैं आदेश मानने के लिए, सवाल करने के लिए नहीं। ग्राहक ने कहा है तो हम करते हैं। और भूलो मत, उसके पास 4 बॉडीगार्ड भी हैं। अगर जरा भी लापरवाह हुए तो वही हमारी कब्र खोद देंगे। ठीक है, बाकी ने धीमे स्वर में कहा, हालांकि कुछ के चेहरों पर अब भी बेपरवाही झलक रही थी।
उधर आरुषि गुप्ता के धीमे नपे तुले कदम सुनसान सड़क पर गूंज रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, रास्ता और अंधेरा होता चला गया। कई लैंप पोस्ट बरसों पहले ही बुझ चुके थे और अब वहां सिर्फ भयावह चुपचाप झांकती हुई परछाइयां थीं। माहौल में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके पैरों की आहट भी किसी बिगुल जैसी सुनाई दे रही थी। छायाओं में छिपे हत्यारे समझ चुके थे, समय आ गया है। अभी सरगना की दबी दबी मगर आदेशात्मक आवाज गूंजी। 17 साए एक साथ लहर की तरह टूट पड़े। उनकी गति इतनी तेज और खामोश थी कि अगर आरुषि पीछे मुड़ती भी तो बस धुंधले काले साए ही दिखते। पल भर में वे उसके चारों ओर पहुंच गए। एक हत्यारा झपटा, उसका चाकू अंधेरे में चमक रहा था, सीधा आरुषि के गले की ओर। स्टील की धार धमकी भरे अंदाज में उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ब्लेड उसके गले को छूने ही वाला था, अचानक वो चाकू हवा में ही थम गया। हत्यारे ने चौंक कर अपनी कलाई देखी। उसमें एक पतली चांदी की सुई धसी हुई थी, जिसकी नोक अब भी हल्की कंपन कर रही थी। इसे देख उसकी आंखों में तिरस्कार उतर आया, जिसके बाद उसने व्यंग्य से कहा, नरक में जाने को तैयार हो जाओ। पर तभी उसका शरीर सख्त पड़ गया। कलाई से खून रिसने लगा, जो धीरे धीरे चाकू की धार तक उतर आया। उसके चेहरे से व्यंग्य भरी मुस्कान तुरंत ही मिट गई और उसकी आंखों में भय झलकने लगा। उसने सुई को घूरा और आतंकित रह गया। उसकी चमकती सतह काली पड़ रही थी। जहर, वह कराहते हुए बोला। आरुषि की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और हल्की खिलखिलाहट से भरी थी। गलत, ये सिर्फ जहर नहीं, मौत का जहर है। नाउ हैप्पी जर्नी टू हेल। इतना कहने के बाद उसने एक उंगली से चाकू अपनी ओर से हटा दिया। अगले ही पल हत्यारे की नाक, कान और मुंह से खून फूट पड़ा। पलक झपकते ही उसका शरीर पीछे निर्जीव लुढ़क गया। बाकी 16 हत्यारे क्षण भर के लिए जम गए। अपने साथी की इतनी शांत और तेज मौत देखकर उनकी सांसें थम गईं। मगर वे पेशेवर थे, मौत उनके लिए रोज की बात थी। होशियार रहो और जल्द से जल्द काम खत्म करो, सरगना ने गरज कर आदेश दिया। बाकी सबने एक साथ कदम बढ़ाए। उनके ब्लेड चांदनी की हल्की रोशनी में चमक उठे। लेकिन तभी ऊपर से 4 परछाइयां कूदी। वे महेंद्र मित्तल के आदमी थे। उन्होंने आरुषि के चारों ओर घेरा बना लिया। जैसे ही हत्यारे टूटे, वे भिड़ गए। धातु की टकराहट, गहरी कराह और चीखें हवा में भर गईं। मगर 16 प्रशिक्षित हत्यारों के सामने 4 आदमी। यह असमान युद्ध था। कुछ ही पलों में वे दबाव में आ गए, बुरी तरह उलझ गए। उनमें से एक ने संघर्ष करते हुए चिल्लाकर कहा, आरुषि मैडम, भाग जाए। आरुषि ने आंखें घुमाईं। उसे पता था ये लोग उसे बचा नहीं सकते। उसने कभी किसी पर निर्भर रहना सीखा ही नहीं था। जैसे ही अंगरक्षक व्यस्त हुए, 7-8 हत्यारे अलग होकर उसकी ओर बढ़े। उनकी छोटी तलवारें मौत का पैगाम बनकर झपट रही थीं। आरुषि की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। परफेक्ट टाइमिंग, अब देखती हूँ मेरे नए खिलौने कितने काम के हैं। उसने जेब से 2 छोटे से गोले निकाले और आगे फेंक दिए। हत्यारों ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। उनके लिए यह बस एक हताशा भरा दांव था। वे होठों पर व्यंग्य भरी हंसी लिए आगे बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही गोले जमीन से टकराए, वे फट गए। एक महीन अदृश्य सा पाउडर हवा में घुल गया। धीमी हवा के झोंके ने उसे हत्यारों के चेहरों, हाथों और नथुनों तक पहुंचा दिया। कुछ ही सेकंड में उनकी तलवारें काली पड़ गईं। उनके चेहरों पर भय का भाव जम गया। ये क्या? एक ने फुसफुसाते ही दम तोड़ दिया। बाकी ने अपने साथियों की आंखों में अपना ही भविष्य देखा, खूनी, निस्तेज और भयावह। एक एक करके सब जमीन पर गिर पड़े। किसी की चीख तक नहीं निकली। अचानक सड़क पर सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में मौत की गंध घुली हुई थी। 7 हत्यारे धराशायी हो चुके थे और अब केवल 10 बाकी थे। समूह का सरगना अचानक एक अनजानी ठंडक महसूस करने लगा। उसकी फैली हुई आंखें अविश्वास से आरुषि गुप्ता पर टिक गईं। चांदनी में खड़ी वह लड़की अजीब सी शांति से भरी लग रही थी, जैसे उसके आसपास का नरसंहार उसे छू तक न सका हो। वह जवान, मुश्किल से 19 की लड़की उस चांद की रोशनी में मौत की देवी की प्रतीत हो रही थी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न भय। हाथ पीछे बांधे वह खड़ी थी। उसकी तेज पैनी निगाहें हत्यारों को इस तरह देख रही थी जैसे शवों की कतार का निरीक्षण कर रही हो। सरगना का दिल पसलियों से टकराने लगा। उसने अपनी जिंदगी में इतने कत्ल किए थे कि खुद को अजेय समझने लगा था, मगर पहली बार उसके भीतर डर सरसराया, वह भी एक लड़की से जो उसकी उम्र की आधी भी नहीं थी। सावधान, इसका जहर मत भूलना, उसने अपनी घबराहट को खुरदुरी आवाज में छुपाते हुए आदेश दिया। इसे चारों ओर से घेरो, जिंदा मत छोड़ना। हत्यारे पेशेवर थे। उनके साथी भले ही मौत का शिकार हो चुके हों, पर उनकी चाल ढलते ही और नपी तुली हो गई।
उन्होंने घेरे को कस लिया, हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए ताकि जहर का असर उन पर न पड़े। उनकी छोटी तलवारें मध्यम रोशनी में चमक उठी। आरुषि ने अपनी हथेली में एक छोटा सा गोला लुकाया, जैसे उसे फेंकने की तैयारी कर रही हो। ये झांसा बिल्कुल सफल रहा। आगे बढ़ता एक हत्यारा चौकन्ना होकर हट गया और उसी पल उनकी जमाई हुई बनावट टूट गई। क्षण भर के उस खालीपन में आरुषि की उंगलियों से एक चांदी की सुई निकली। हवा चीरती हुई वह सीधी हत्यारे की गर्दन में धंस गई। चीख उसके गले में ही दम तोड़ गई। उसका शरीर ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया। अब 9 बचे थे। सरगना ने बड़बड़ाते हुए गाली दी और गुस्से में खुद हमला करने दौड़ा। मगर इससे पहले ही और 2-3 हत्यारे गिर पड़े। इस बार वजह आरुषि नहीं थी बल्कि महेंद्र मित्तल के वे 4 अंगरक्षक थे। खून से लथपथ मगर अडिग वे आखिरकार एक फंदे से निकल आए थे। अब पीठ दीवार से सटी होने जैसी स्थिति में वे ऐसी उग्रता से लड़ रहे थे मानो मौत को मात देना ही उनकी आखिरी सांस हो। वही आरुषि ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। पीछे खड़ी खड़ी उसने एक एक कर सुइयां चलाईं। हर बार निशाना सटीक और घातक था। अब माहौल बदलने लगा। 10 मिनट बाद युद्धभूमि खामोश थी। 17 हत्यारे जमीन पर बिखरे पड़े थे, न कोई बचा न कोई भाग पाया। आरुषि धीरे से आगे बढ़ी और सरगना की लाश के पास झुक गई। उसकी निगाह ठंडी और नाप तौल वाली थी। उसने उसके कपड़ों को टटोला, कोई पहचान नहीं, कोई निशान नहीं। बस हथेलियों पर मोटे खुरदरे निशान, जो कि हथियारों को सालों तक थामने का सबूत था। आरुषि के होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान तैर गई। पेशेवर हत्यारे, लेकिन इन्हें भेजा किसने? वह उठ खड़ी हुई, हाथों से धूल झाड़ी और बॉडीगार्ड्स की ओर देखते हुए शांत स्वर में बोली, महेंद्र मित्तल तक ये बात पहुंचा देना, वो 2 जहरीले जीव जब चाहूंगी तब कुचल दूंगी। उससे कहना अगर उसने मुझे और दबाने की कोशिश की तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, बल्कि उसे ही इसकी कीमत चुकानी होगी। बिना किसी और प्रतिक्रिया का इंतजार किए वह मुड़ी और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गई। चारों अंगरक्षक सन खड़े रहे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी निगाहों में अनकहे भय और गहरी बेचैनी थी। इस वक्त चारों बॉडीगार्ड अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उनकी जुबान बार बार कहना चाहती थी कि इस हमले से उनका या फिर महेंद्र मित्तल कोई लेना देना नहीं, पर मन के किसी कोने में शक भी घर कर गया था। आखिर महेंद्र मित्तल की आदतें सब जानते थे। ये पहली बार नहीं होता जब उसने किसी को डराने के लिए कोई पागलपन भरी चाल चली हो। मगर जो दृश्य उनके सामने था उसे नकारा नहीं जा सकता था। 17 लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और वे चारों घायल और लहूलुहान किसी तरह सांस ले रहे थे। और इस सब के बीच चांदनी में जा रही आरुषि गुप्ता बिल्कुल शांत, संतुलित, मानो ये रक्तपात उसकी नियति में ही लिखा हो। तभी एक बॉडीगार्ड ने थकी सांस छोड़ते हुए कहा, हमें ये सब रिपोर्ट करना ही होगा। शायद हम महेंद्र मित्तल को समझा पाएं। इस पागलपन को वह अब रोक दे, वरना किसी दिन सच में कोई बेमौत मारा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने खबर महेंद्र मित्तल तक पहुंचाई तो उसका जवाब बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसे मारना? मैंने कब किसी को भेजा उसे मारने? उसकी आवाज में हतप्रभता टपक रही थी। मित्तल साहब, हमें लगा। क्या लगा? महेंद्र गरजा, कि मैं अपनी ही जिंदगी से बंधी लड़की पर अपने अच्छे भले हत्यारे बर्बाद कर दूंगा। तुम लोगों के पास दिमाग है कि नहीं? क्या मैं पागल दिखता हूं? सभी सहम गए। किसी ने हिम्मत करके बुदबुदाया, लेकिन साहब, आपने पहले भी कई बार पागलपन भरी हरकतें की हैं। महेंद्र की आंखें शेर की तरह लाल हो उठी। क्या कहा तूने? उसकी आवाज में ऐसा वादा था जिसमें मौत छिपी हो। फिर उसने गालियों की झड़ी लगा दी। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मगर जैसे ही उसे बताया गया कि आरुषि ने अकेले लगभग 14 हत्यारों को खत्म किया, उसका गुस्सा ठंडी मुस्कान में बदल गया। कमाल है, उसने धीरे से कहा। हिम्मत तो है इस लड़की में। ये खेल उसके लिए आसान नहीं रहा, लेकिन लगता है ये चुनौती भी उसे डिगा नहीं पाए। उसके वफादार आदमी और भी ज्यादा यकीन से भर गए कि यह हमला दरअसल उसी का काम था। वे सोच रहे थे मित्तल इस आग से खेल रहा है, और वो भी एक ऐसी आग जिसे काबू कर पाना लगभग नामुमकिन था। मगर महेंद्र को उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस आदेश दिया, उस पर नजर रखो, उसकी हर हलचल मुझे तुरंत बताई जाए। जी साहब, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। कॉल खत्म करते ही महेंद्र ने पास बैठे आदमी से पूछा, तो बताओ मुझे, मेरी प्यारी बूई दादी संध्या ने कितने पैसे लुटाए इन हत्यारों को बुलाने में? आदमी ने सच सच कहा, लगभग 2 करोड़ रुपए। उनकी दरें और ऊंची होती हैं, मगर चून की निशाना बस एक युवती थी, उन्होंने थोड़ी छूट दे दी। महेंद्र जोर से हंस पड़ा। 17 लोग, और सब मारे गए। इस हादसे ने तो उनकी पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिल दी।
फिर वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, मगर उसका उग्र स्वभाव उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। चलो कुछ तोहफे लेकर चलते हैं। उस बुरी औरत से मिलना है। उसकी आंखों में चालाक और खतरनाक चमक थी। उधर संध्या मित्तल के पैलेस में जैसे ही यह समाचार संध्या तक पहुंचा, उसके हाथ कांप उठे। उसका चेहरा उतना ही पीला था जितना मौत का। क्या पूरे 17 हत्यारे, और वो सब एक ही लड़की के सामने धूल चाट गए। सब के सब साले निकम्मे निकले। संध्या की आंखों में आग थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे पैलेस की दीवारें तक कांप उठी। एक नौकरानी ने हिम्मत करके कहा, मालकिन कृपया शांत हो जाए। शायद महेंद्र मित्तल के बॉडीगार्ड बहुत ताकतवर थे। आखिर उनके रहते आरुषि गुप्ता तक पहुंचना आसान नहीं था। संध्या का चेहरा और लाल हो गया। महेंद्र ने कितने बॉडीगार्ड भेजे थे? 4, और इधर 17 हत्यारे, फिर भी हार गए। हद है, मजाक बना दिया मेरा। उसका क्रोध अब उफान पर था। तभी उसने देखा कि कोने में खड़ी एक दासी लगातार आंखें झपका रही थी। यह उनका तय किया हुआ इशारा था, मतलब महेंद्र अभी अभी उसके पैलेस में दाखिल हुआ है और बातचीत यही रोकनी चाहिए। संध्या ने तुरंत अपनी गर्दन मोड़ी, और वहां महेंद्र मित्तल खड़ा था। ना कोई खरोंच, ना कोई चोट, मानो मौत और युद्ध उसके सामने झुक गए हों। उसके होठों पर वही बनावटी सहज सा मुस्कान थी, मगर उसकी चाल और आंखों से जो आभा झलक रही थी, उसने संध्या की आत्मा को ही हिला दिया। संध्या ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। कितने सालों में महेंद्र ने खुद को मित्तल परिवार के मुखिया के रूप में इतना मजबूत बना लिया था कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता था, सिवाय एक शख्स के। अपने क्रोध को निगलते हुए संध्या ने एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। आ गए मेरे प्यारे पोते, महेंद्र ने सहज लहजे में कहा। सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊं, और कुछ तोहफे भी लाया हूं आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। उसने इशारा किया और उसके आदमी तुरंत आगे बढ़े। उनके हाथों में तरह तरह के तोहफे थे, ठंडक देने वाले ड्रिंक्स, हृदय को शांत करने वाली दवाएं, तनाव कम करने वाली मिठाइयां। अब साथ में था एक बर्नोल की डिब्बी। सब बड़े सलीके से सजाकर संध्या के सामने रख दिए गए। संध्या का चेहरा तन गया। उसने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, वाह कितने ध्यान रखने वाले हो तुम। गर्मी के इस मौसम में मुझे सच में बहुत बेचैनी महसूस होती है। महेंद्र की आंखों में हल्की चमक नाची। सच, क्या अजीब संयोग है। फिर कुछ और औपचारिक बातें हुई। हर एक शब्द के साथ संध्या के चेहरे पर काला बादल और गहरा होता गया। महेंद्र को मानो यही देखना था। जब उसे संतोष हो गया, वह पलटा और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आहट दूर हुई, संध्या ने गुस्से में पूरी मेज उलट दी। सारे तोहफे जमीन पर बिखर गए। कमीना, नमकहराम, वह चिल्लाए, मालकिन प्लीज, आप खुद को चोट पहुंचा लेंगी। नौकरानी ने संभालने की कोशिश की। संध्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में फुफकारते हुए बोली, तूने देखा उसकी आंखों को? उसमें ना जाने कितना घमंड, कितना अभिमान झलक रहा था। वो हरामी अपने बाप और भाई की जान ले चुका है। अब बस वक्त की बात है कि वो मुझे भी कब कब्र में पहुंचा दे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक काम करो, इस बार किसी और को नहीं, उस शख्स को बुलाओ। हमारा हुक्म का इक्का, वही अब आरुषि को मार पाएगा। राका योजक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, आखिर किसे बुलाने की बात कर रही है संध्या? क्वेश्चन मार्क, आखिर कौन है जो महेंद्र मित्तल को गिरा सकता है? क्वेश्चन मार्क, क्या आरुषि को सच का पता चलेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।